हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द हाइब्रिड केमिस्ट्री में। आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं एचपीएससी पीजीटी केमिस्ट्री के सब्जेक्टिव पेपर के लिए कुछ पीवाईक्यूज क्वेश्चन जो एचपीएससी के द्वारा ही पूछे गए हैं और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, उनके सॉल्यूशन के साथ हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज की इस वीडियो के अंदर पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन 300 ml ऑफ गैस एट 273 केल्विन एंड 2.5 एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो आपको कैसे करने हैं इन क्वेश्चन को सब्जेक्टिव वे में। सबसे पहले आपको जो डाटा दिया हुआ होगा ना, आपके पास स्पेस होगा उस पेपर के अंदर, उस पेपर के अंदर स्पेस होगा तो स्पेस को यूटिलाइज करते पहले लिखना है कि गिवन दैट कि क्या क्या आपको डाटा दिया गया है। आपको प्रेशर दिया गया है, आपको वॉल्यूम दिया गया है, आपको टेम्परेचर दिया गया है और आर आपको गैस कांस्टेंट पता होता है। फिर आप क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। तो यहां से आप एन निकाल लोगे, पीवी बाई आरटी। तो एन निकालोगे तो वो कितना निकल के आएगा, 0.3033 पर मोल आएगा। अब एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, इतने मॉलिक्यूल होते हैं। तो 0.033 मोल के अंदर कितने हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको आंसर निकाल कर आना है फाइनल। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मेवात कैडर के क्वेश्चन उठाए हमने कुछ शुरू के, उसके बाद दूसरे प्रैक्टिस सेशन आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि गैस्ट्रिक जूस है जिसके अंदर 3 मिलीग्राम ऑफ HCl पर मिलीलीटर प्रेजेंट है। फिर कहता है कि एक पर्सन जो है वो प्रोड्यूस करता है 220 ml गैस्ट्रिक जूस पर डे। अब पूछता है कि अगर इसको न्यूट्रलाइज करना है कितना एंटासिड की टैबलेट हमें लेनी पड़ेगी। अगर एक टैबलेट के अंदर 250 मिलीग्राम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो तो आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले देखना है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर HCl आ रहा है, यहाँ पर बेस ये है, तो इनकी रिएक्शन किस तरीके से होगी, ये इसकी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन आपको लिख लेनी है। ठीक है, फिर आपको चलना है जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया गया है ना, उसी तरीके से चलना है। तो पहले आप लिखोगे गैस्ट्रिक जूस के बारे में लिखोगे कि भाई 1 मिलीलीटर के अंदर कितना है, 3 मिलीग्राम है। तो आप लिखोगे 3 मिलीग्राम किसमें है, 1 मिलीलीटर के अंदर है। ठीक है, अब उसने बोला है कि 225 ml गैस्ट्रिक जूस मिलता है, तो वॉल्यूम प्रोड्यूस बाई गैस्ट्रिक जूस कितना होगा पर डे, 225 है। तो इसका मतलब 225 ml हमें गैस्ट्रिक जूस मिलता है और 1 ml के अंदर 3 मिलीग्राम। फिर लिखोगे 1 ml में 3 मिलीग्राम HCl है। फिर लिखोगे 225 ml के अंदर HCl कितना है, मल्टीप्लाई कर दोगे, इतना है। ठीक है, तो ये आपका ग्राम के अंदर HCl आ गया। फिर आप लिखोगे रिएक्शन के अकॉर्डिंग 3 मोल के लिए 1 मोल चाहिए, यानी 109.5 ग्राम के लिए 78 चाहिए। तो इतने के लिए कितना चाहिए होगा, 0.481 ग्राम आ गया। फिर आप लिखोगे एक टैबलेट का वेट इतना है, तो इतने के अंदर कितनी टैबलेट आएगी, 1.92, यानी कि अप्रोक्सीमेट 2 टैबलेट आएगी। आप इसको इस तरीके से आपको निकाल के आना है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन मैंने कहा भी था, जो ऊपर वाले क्वेश्चन है ना ये रिपीट होंगे, जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन पर मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन रिपीट होगा। आपको मोल कंसेप्ट में ना एक चीज ध्यान रखनी है कि देखो, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है गिवन प्रॉपर्टी बाय मोलर प्रॉपर्टी। अगर उसने वेट दिया है तो उसको मोलर मास से डिवाइड कर दो, अगर उसने नंबर दिए हैं तो उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, अगर उसने वॉल्यूम दी एसटीपी पे तो उसको 22.4 लीटर से डिवाइड कर दो। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन भी रिपीट हो सकता है, ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है। इस टाइप के क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस सीबीएसई में भी आते रहते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है, देखो पहले कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें 48% कार्बन है, 8% ये है, 28% नाइट्रोजन है, बाकी ऑक्सीजन है। तो आप सबसे पहले ना इसके लिख लोगे कॉम्पोजिशन कि कार्बन कितना है, इतना, हाइड्रोजन कितना है, 8, नाइट्रोजन कितनी है, इतनी, ऑक्सीजन कितनी, इतनी, सबके एटॉमिक मास लिख लिए। तो इनका रेशियो निकाल लोगे, ये आ गया। फिर क्या करोगे, तो सबसे लोएस्ट जो होगा ना उससे सबको डिवाइड कर दोगे, सबसे लोएस्ट से। सबसे लोएस्ट 1 है तो इसको सबसे डिवाइड कर दिया, ये आ गया। ठीक है, ये आपका रेशियो आ गया। तो ये इतने इतने एटम होंगे, यही इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा। इस तरीके क्वेश्चन आपको आएंगे, एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस।
तो ये कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन आपके सिलेबस में मेंशन है। तो आपको क्या करना है, ये चारों केस आपको पढ़ने हैं। इसके एक केस आ गया तो हो सकता है अगली बार दूसरा केस आ जाए, तो चारों केस को आपने पढ़ना है कि उनके ग्राफ किस तरीके से आते हैं और ग्राफ को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का दिया हो तो हम यही एग्जांपल लेके चलते हैं। देखो पहले HCl है, फिर NaOH है, यही आपको ग्राफ बनाना है, फिर इसको एक्सप्लेन करना है कि शुरू के अंदर तो H+ की वजह से वो कंडक्टेंस हाई होती है। व्हेन अगर आप AOH ऐड करते रहते हैं, NaOH ऐड करते हैं, तो H+ है वो Na इसके साथ Na से रिप्लेस होता रहता है, जिसकी वजह से Na+ की कंडक्टेंस कम होती है H+ की बजाय, तो वो कम होती जाती है। यहां तक आते आते सारा का सारा रिएक्ट कर चुका होता है, इसको एंड पॉइंट बोलते हैं। इसके बाद NaOH ऐड करोगे तो वो OH की वजह से, कंसंट्रेशन की वजह से कंडक्टेंस बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। ये पूरा आपको लिख के आना है, जैसा आपने पढ़ा है ना वैसा ही लिख के आना है। कोई ऐसा नहीं करना है कि किताबी ज्ञान लिखना है, जो आपको पता है वही लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन कि हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर की हाइड्रोलिसिस अगर आप करते हैं तो हमें मिलता है सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलता है। तो इसके लिए के इक्विलिब्रियम दे रखा है। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। देखो एनसीईआरटी के क्वेश्चन रिपीट होंगे, आपको एनसीईआरटी को अच्छे से लगाना है और सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन अच्छे से लगाने ही लगाने हैं। उसके बाद आपको ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो डेल्टा जी नोट निकालना है, तो सिंपल सा फॉर्मूला डेल्टा जी नोट क्या होता है, -RT/ln होता है। ये फॉर्मूला याद कर लेना। इसी फॉर्मूले में आर की वैल्यू भरी, ये भरी और आंसर निकाल लेना, आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से चलना आपको। गिवन दैट, ये रिएक्शन लिखी, फिर गिवन दैट वी हैव गिवन दैट के इक्विलिब्रियम इज दिस एंड वी नो दैट डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू -RT/ln होता है। फिर लिखोगे कि सबकी वैल्यू कर देंगे। आर यहाँ पर अगर देखो बड़ा बनाना है तो आपको ये स्पेसिफाई करें, आर यहाँ पर गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू ये होती है, टी यहाँ पर टेम्परेचर है जिसकी वैल्यू ये है, एल के सी यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, फिर सबकी वैल्यू पुट करोगे। इस तरीके से बड़ा बनता जाएगा। स्पेस भरना है तो ठीक है, अगर स्पेस कम दिया है तो डायरेक्ट कर देना आप, वो स्पेस पे डिपेंड करेगा कितना दिया गया है। उसके बाद है डिराइव एन एक्सप्रेशन, हमें एक्सप्रेशन डिराइव करनी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ईएमएफ ऑफ सेल के अंदर। तो आपको पता है सबसे पहले लिखना है कि डेल्टा जी और ईएमएफ के बीच में एक रिलेशन होता है -NFE0, और डेल्टा जी नोट और इसके बीच में एक रिलेशन होता है कि जो ऊपर अपने क्वेश्चन किया वो वाला रिलेशन हो गया। दोनों को आप बराबर रख देंगे तो E0 क्या आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा। ये एक्सप्रेशन आपको डिराइव करनी थी। क्लियर? इस तरीके का क्वेश्चन आपको अब इसको ना बना के लिखना पड़ेगा। एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी 0 होता है तो गिब्स फ्री एनर्जी को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, इसके लिए। फिर लिखोगे कि इक्विलिब्रियम के ऊपर ही गिब्स फ्री एनर्जी किसके बराबर होती है, इसके बराबर। दोनों इक्वेशन को आप कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन, ये हो गया, देन वी गेट दिस, हियर ई नोट इज दिस। बस इस तरीके से आपको लिख के आना है। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है एक्सप्लेन द चेंज ऑफ फ्री एनर्जी टू प्रेडिक्टिंग द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। आपको क्या करना है, देखो स्पॉन्टेनियस कब होती है, जब डेल्टा जी नेगेटिव हो। तो आपको एक इक्वेशन यूज करनी है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। देखो डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है फिर वैल्यू पुट करके देख लेना सबकी। अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और इसका मैग्नीट्यूड इससे ज्यादा है तो डेल्टा जी ओवरऑल पॉजिटिव ही आएगा, तो मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस। नेगेटिव आया तो स्पॉन्टेनियस। इस तरीके से जितने भी इसके केस बनते हैं वो सारे केस मैंने यहाँ पे लिख दिए। बस यही एक्सप्लेन करना था स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है और एग्जांपल पूछा गया। आपको ना फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर के एग्जांपल और फास्ट रिएक्शन के एग्जांपल, ये 3 एग्जांपल आपको याद रखने हैं। किसी के भी पूछे जा सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, फास्ट रिएक्शन। सॉरी, 0 ऑर्डर का भी याद करना है, अमोनिया की हेबर प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद ऑर्डर होता क्या है, ऑर्डर होता है कि जब आप रेट लो एक्सप्रेशन लिखते हैं ना, कंसंट्रेशन की पावर कितनी रेज करते हैं आप, वो ऑर्डर होता है। ये कोफिशिएंट के बराबर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल होता है ये डाटा। ये एक्सपेरिमेंटल, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, फ्रैक्शन में भी हो सकता है इवन। ठीक है, तो ऑर्डर आपका क्या रहेगा, ये तो एग्जाम्पल लिख देने आपको। सेकंड ऑर्डर का ये फेमस एग्जाम्पल बुक्स में दिया हुआ था, ये वाला और HI वाला। ये तीनों एग्जाम्पल एनसीईआरटी के बुक से ही उठाए गए हैं, वहां दिए हुए होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डिफरेंस क्या है। सिंपल सा डिफरेंस, आइडियल रोल्ट लॉ को फॉलो करता है, ये नहीं करता है। दूसरा चीज, आइडियल के अंदर कोई इंटरेक्शन नाम की जो चीज सब कुछ सेम होती है, नॉन आइडियल में ऐसा नहीं होता। अब इंटरेक्शन सेम होती है, उसी से एक अलग पॉइंट बन देंगे, इनका वेपर प्रेशर वगैरह सब कुछ सेम होगा, उसमें नहीं होगा।
अगर इंटरेक्शन सेम है तो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग भी जीरो आएगी बट उसमें नहीं आएगी, इंटरेक्शन सेम है तो इसमें डेल्टा वी मिक्सिंग भी जीरो आएगी बट उसमें नहीं आएगी। ऐसे करते फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते, इसको नहीं कर सकते। इनके एग्जाम देखो, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स जरूर याद कर लेना। और एजियोट्रोप क्या होते हैं, एजियोट्रोप के एग्जांपल पॉजिटिव और नेगेटिव, ये वाले क्वेश्चंस इसमें से बन सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिटर्न के मामले में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैंने कहा था डिफेक्ट्स पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100% क्वेश्चन आएगा डिफेक्ट के ऊपर। इसमें पीएन एनपीएन इस टाइप के वो आ सकते हैं सेमीकंडक्टर, और स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट वाला आ सकता है। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट कौन से होते हैं, जिसमें स्टोशियोमेट्री सेम रहती है, मान लो जो एटम जो अपन लिया ना वो सेम रहेगा। नॉन स्टोकियोमेट्री क्या होगी, उसकी बिगड़ जाएगी। जैसे आयरन के ना 0.95 हो गया, इस तरीके के। तो इसके अंदर शॉर्ट की हो सकता है कि अगली बार ये याद है शॉर्ट की और फ्रैंकल डिफेक्ट में डिफरेंस क्या है, इनकी एक्सप्लेनेशन आ जाए। तो ये डिफेक्ट वाला पोर्शन आपको अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया, गिव एन अकाउंट ऑफ स्टोकियोमेट्री एंड नॉन स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट, सुटेबल एग्जांपल। तो आपको लिखना है स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट क्या होता है, जिसमें ना कंपाउंड की स्टोकियोमेट्री सेम रहती है, जैसे केमिकल फॉर्मूला में कुछ नहीं बिगड़ता। ये एक इंट्रिंसिक और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट है। इसको दो हिस्सों में बांटा जाता है, एक वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल। वैकेंसी डिफेक्ट्स मतलब जिसमें इक्वल नंबर ऑफ कीटायन एंड एनायन मिसिंग हो जाते हैं, जैसे कि शॉर्ट की डिफेक्ट हो गया। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जिसमें ना एक कीटायन अपनी जगह छोड़कर इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है, जैसे कि फ्रैंकल डिफेक्ट, दोनों आगे ना इसके अंदर। तो ये स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होते हैं, जिसमें ना या तो मेटल में एक्सेस में आ जाए, या जो साइड वाला एनायन एक्सेस के अंदर आ मेटल डेफिशिएंट हो जाए। अब देखो मेटल एक्सेस में आने के दो हैं, या तो एनायनिक वैकेंसी यानी कि एक एनायन निकल के चला गया तो मेटल एक्सेस हो गया, जो कि NaCl KCl। और किसकी वजह से आ सकता है कि एक मेटल अपन इंटरस्टिशियल के अंदर एक्स्ट्रा डल गया, जैसे ZNO शो करता है। मेटल डेफिशिएंट कैसे हो सकता है कि मेटल निकल जाए उसमें से, वो डेफिशिएंट हो सकता है। तो सबके एग्जांपल आपको फिर डायग्राम बनाने, इनके डायग्राम जरूर बनाने ताकि अच्छा रिप्रेजेंटेशन जाए। अगर स्पेस है तो आपको डायग्राम से ही रिप्रेजेंट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको शो करना है कि इंटरनल एनर्जी है वो इंडिपेंडेंट होती है कांस्टेंट वॉल्यूम से और कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो सबसे पहले देखो बात करते हैं, आइडियल गैस में कोई भी इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन नहीं होती है। अगर कोई मोलिकुलर इंटरेक्शन होगी ही नहीं तो जो भी होगा काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ कोलिजन जो परफेक्टली इलास्टिक होंगे, कोई एनर्जी का एक्सचेंज होगा नहीं, उसी की वजह से होंगे। जो काइनेटिक एनर्जी होती है 3/2 kT, आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। हमें प्रूफ करता है वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करती है। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ये क्या है हमारा 0 होना चाहिए, ये प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, हम ना एक इक्वेशन यूज करेंगे, ठीक है, आइडियल गैस के लिए। कैसे, अपना मैक्सवेल साइकिल आप बनाओगे, मैक्सवेल साइकिल को याद कर लेना, वो जैसे कि सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड ऐसे लिख के करते हैं ना, ये चीज आपको याद, इससे रिलेशन लिखनी आनी चाहिए। तो देखो डेल एस वाई डेल वी डेल पी वाई डेल टी, ये यहाँ से ds निकाला, इससे आपने डेल यू वाई डेल टी ये निकाला और इसकी वैल्यू आपने निकाल ली, ठीक है, यहीं से निकाला है ये डेल यू वाई डेल वी, ये निकाल ली। फिर इसको p की वैल्यू क्या होती है, ये होती है, इसमें वैल्यू पुट कर दी, p की जगह वैल्यू पुट कर दी, p की वैल्यू पुट कर दी, ये होती है। तो यहाँ से ये निकल के आ जाएगा, यानी p की वैल्यू यहाँ पुट करी है, उसका डिफरेंशिएशन कर दिया टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, तो RYV आ गया बाहर, t पहले से था ही, t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, PP है, RTYP की वैल्यू ये होती ही होती है। इस तरीके से ये आपका क्या बन जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरीके से आपको इसको प्रूफ करना है। अगला क्वेश्चन एंथैल्पी वाला है कि एंथैल्पी को प्रूफ करो। तो आप लिखोगे H इक्वल टू यू प्लस PV होता है, PV इक्वल टू nRT होता है, डेल्टा में चेंज करोगे तो ये आ जाएगा। अब U CVDT होता है। अब देखो U अगर T का फंक्शन है, यहाँ भी T ही आ रहा है, तो H भी T का ही फंक्शन होगा, प्रूफ हो गया। इस तरीके से आपको मैक्सवेल स्क्वायर अच्छे से पढ़ के जाना है थर्मोडायनेमिक्स के लिए। अगला क्वेश्चन है ग्लास इलेक्ट्रोड। जो कुछ इलेक्ट्रोड है ना उसके फेमस क्वेश्चन है, वो पेपर में आ सकते हैं। हमें ना उनकी कॉम्पोजिशन पढ़नी है, उनकी कंस्ट्रक्शन यानी कि वर्किंग कैसी होती है। कोई एग्जांपल पहले तो पूछा इसने कि आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड कौन से होते हैं, जो एक स्पेसिफिक आयन को रिस्पोंड करें। वो आयन स्पेसिफिक मतलब मिक्सचर ऑफ आयन है, उसमें से किसी एक पर्टिकुलर आयन के लिए रिस्पोंड करती है, उसे आयन स्पेसिफिक इलेक्ट्रोड कहते हैं।
तो ग्लास इलेक्ट्रोड आयन स्पेसिफिक क्यों है? क्योंकि वो H+ आयन के लिए रिस्पॉन्ड करती है, इसलिए आयन सिलेक्टिव होगी। देखो जस्टिफाई वाला तो हो गया इसका आंसर। कॉम्पोजिशन ये बहुत बार एमसीक्यू में भी पूछी जाती है, तो इसकी कॉम्पोजिशन को आप याद कर लोगे। इसमें 6% कैल्शियम ऑक्साइड होता है, 22% सोडियम ऑक्साइड होता है, 72% सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। वर्किंग इसकी क्या होती है? इस तरीके से एक ट्यूब लगी हुई होती है, ट्यूब के अंदर दो सॉल्यूशन को एक मेम्ब्रेन से सेपरेट किया जाता है, जिसके अक्रॉस क्या बनता है? आपका पोटेंशियल जनरेट होता है, और जो आगे काम आता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इस तरीके से आपको ग्लास इलेक्ट्रोड, गैस आयन इलेक्ट्रोड, मेटल इलेक्ट्रोड, इनकी रिप्रेजेंटेशन भी आनी चाहिए। अभी किस तरीके से आप लिखते हैं मैंने इसमें लिखी नहीं है, बाकी आपको आनी चाहिए रिप्रेजेंटेशन अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। अब है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक, इनमें डिफरेंस भी है, इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोलाइटिक में डिफरेंस क्या है? इसका उल्टा होता है वो। अब लेक्लेंचे सेल क्या होता है? लेक्लेंचे सेल प्राइमरी सेल होता है, ठीक है, जिंक कार्बन बैटरी है। इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर MnO2 ZnCO पाउडर कार्बन इसकी होते हैं लेक्लेंचे सेल। और फ्यूल सेल क्या होता है? ये कहाँ यूज होते हैं? देखो क्वेश्चन पूछा गया ना, उसी तरीके से आप एक्सप्लेन कर जाओगे। यूज इसके 2-3 पॉइंट बना दोगे। लेक्लेंचे सेल में होता है कि ये बना दोगे, उसकी रिप्रेजेंटेशन दिखा दोगे कैसे दिखता है। फ्यूल सेल का भी दिखा दोगे आप, इस तरीके का डायग्राम होता है। तो आपको ये सेल जो फेमस है ना एनसीईआरटी में जो दिए गए, उनको अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ब्रैग्स लॉ बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये 100% आने वाला पेपर में है कि ब्रैग लॉ है क्या? ब्रैग लॉ ये n लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। ठीक है, इसकी डेरिवेशन आपको आनी चाहिए। डेरिवेशन ये दो लाइनें दिखाओगे कि थीटा है, इसके बराबर होता है थीटा, ये d साइन थीटा, ये d, तो पार्ट डिफरेंस कितना हो गया? d साइन थीटा ये हो गया, d साइन थीटा ये 2d साइन थीटा, जो कि बराबर होता है लैम्डा के इंटीग्रल मल्टीपल पे। ठीक है, इससे आप क्या कर सकते हैं? नैनो मटेरियल्स की आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं। कैसे? XRD डाटा लेके वहां से 2 थीटा की वैल्यू आएगी, उससे आप इसके आंसर निकाल सकते हैं। ब्रैग्स लॉ को आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, आपको ब्रैग्स लॉ KL कपूर के अंदर देखना, काफी अच्छा दिया हुआ मिलेगा ब्रैग्स लॉ आपको। सॉलिड स्टेट KL कपूर में काफी अच्छा दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आपको इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो आपने ब्रैग्स लॉ कर लिया। इसी तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही डालेंगे, जिसके अंदर अगले 15-20 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। 15 से 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर ऐसे ही हम वीडियोस लेके आते रहेंगे, ताकि मेंस तक हम आपको 200 से 300 क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट है HPSC के हिसाब से, उन सब की प्रैक्टिस करवा सके कि भाई किस तरीके से कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ही पेपर बनने वाला है। ठीक, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है। सबसे पहला काम आपको क्या है? CBSE के पेपर लगाओ, NCERT के पीछे के पेपर लगाओ। ये दो लगाने के बाद आपको HPSC के PYQ जो हम यहाँ पे डालते जा रहे हैं, जो HPSC के द्वारा ही पूछे गए क्वेश्चन है, उनको आपको सब्जेक्टिव वे में जो पूछे गए उन्हीं को आपको स्टडी करना है। इससे आपका एग्जाम 101% आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।